नमस्कार, मैं हूं दिवांशु भंडारी। बाजार में अगर आप निवेश करते हैं और ट्रेड करते हैं तो फिर आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ये एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो सकता है, पर इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर बार की तरह हम आपके हित में कई सारी प्रोग्रामिंग लाते हैं और इस बार हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं टैक्स की पाठशाला। टैक्स रिटर्न फाइल करने का समय है और काफ़ी सारे लोगों के मन में सवाल उठते हैं कि किस तरह से टैक्स फाइल करना है। मेरी अगर रेगुलर इनकम चल रही है, साथ में मैंने मार्केट से इनकम कमाई है, तो मुझे क्या कुछ ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं जहां पर प्रॉफिट बुक करा है तो क्या करना चाहिए। इक्विटी म्यूचुअल फंड है, डेट म्यूचुअल फंड है, एफ&ओ ट्रेडिंग करी है, इंट्राडे ट्रेडिंग करी है, क्या कुछ अलग अलग के तरीके हैं जहां पर आपको टैक्स लग सकता है, कहां पर छूट मिल सकती है, क्या कुछ फ़ायदे उठाने। काफ़ी सारे आपके सवाल हैं, जवाब आपको एक ही जगह मिलेगा और वो है ये टैक्स की पाठशाला, जिसमें अनिल जी आपकी मदद करने वाले हैं, जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर। अनिल सर, वैसे तो रोज मार्केट में आप हमारी मदद करते हैं, पर टैक्स में तो ऑफ कोर्स आपका जो फर्स्ट लव है या जो फर्स्ट वो है वो तो टैक्स और सीए से ही आता है। हाँ, अकाउंट्स टैक्स ऑडिट 1993 बैच CACS तो कभी कभी पुरानी पढ़ाई याद आती है। हाँ, याद है, 30 साल हो गए। 30 साल हो गए, बिल्कुल 2023। हाँ, 30 साल। 30 साल। तो वैसे तो बहुत ज़्यादा आजकल मैं वो सारी चीज़ें नहीं देखता, लेकिन साल का ये समय है जब मैं भी एक्टिव हो जाता हूँ टैक्स को लेकर और सारी चीज़ों को लेकर। और प्रैक्टिकली लोगों को बड़ी प्रॉब्लम आती है और लोगों को लगता है कि भाई CACS है तो ये तो बताएंगी। कहीं भी कोई भी कुछ भी पूछ लेता है फ़ोन करके या मैसेज करके, अनिल जी ये बताओ। फिर अपने को लगता है ये तो पता होना चाहिए। तो हमने क्या किया कि थोड़ी सी हमने कोशिश की कि भाई सब पढ़ लिख के सारा जो भी स्ट्रक्चर करके एक बार आपके सामने ये टैक्स की पाठशाला रखी जाए। तो मार्केट से रिलेटेड आपकी कोई भी कमाई हो, या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी कमाई हो, क्रिप्टो वगैरह से रिलेटेड कोई भी कमाई हो, फ्यूचर्स की हो, स्टॉक्स की हो, उसको लेकर हमने पूरी प्लानिंग करने का निश्चय किया है। एब्सोल्युटली सर, और आपके सारे सवालों का हम आसानी से जवाब देंगे। तो बेसिक चीजें पहले समझते हैं सर। अगर आप मार्केट की कमाई की बात कर रहे हैं तो क्या कुछ कमाई होती है मार्केट की जिस पर टैक्स लगता है? 5 तरह की कमाई है जिस पर आपको टैक्स देना है। सबसे पहले तो अगर आपने कोई शेयर खरीदा तो आपको डिविडेंड की इनकम आती है। यस सर, राइट। तो कंपनी जो भी डिविडेंड दे रही है उस डिविडेंड पर आपको टैक्स देना है। ठीक है। दूसरा, आपने डिलीवरी खरीदी और शेयर को रखा, लेकिन 1 साल से पहले बेच दिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो भी हो, वो एक मान के चल रहे हैं कि हम कमाई की बात कर रहे हैं। तो कमाई मतलब लॉस भी हो सकता है, कमाई भी हो सकती है। तो कमाई के हिसाब से 1 साल के पहले आप बेच देते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और 1 साल के बाद बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। तो तीसरी कमाई आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। चौथा, खेलो इंडिया खेलो, सुबह लिया दोपहर में बेच दिया, दिन के दिन में जो काम कर लिया वो हो गया आपके इंट्राडे ट्रेड्स। और 5वां, वायदा कारोबार के हमारे अभिमन्यु। आजकल 2020 के बाद से काफ़ी ट्रेडर्स ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में बड़ा एक्शन करने लगे हैं, तो वो एक और कमाई है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट की। तो ये 5 तरह की कमाई जनरली आप करते हैं मार्केट में निवेश करके। फिर वो चाहे आप स्टॉक्स खरीदें, वायदा कारोबार में ट्रेड करें, या फिर म्यूचुअल फंड्स, नियम सिमिलर लागू होंगे। नियम सिमिलर होंगे। चलिए, तो 5 ये बेसिक ब्रॉड हेड्स हैं। एक बार पहले इन 5 को समझ लेते हैं। डिविडेंड पर टैक्स कैसे लगता है सर? पूरा जितना आपकी टैक्स स्लैब है, अगर आप जिस भी स्लैब में, हाईएस्ट स्लैब में, तो आपके हाईएस्ट स्लैब के हिसाब से लगेगा। पर्सनल आपकी जो इनकम टैक्स की दर है उसी के हिसाब से आपको टैक्स देना है। गॉट इट, क्लियर है? ठीक है। अब इसमें एक चीज जो इंटरेस्टिंग है वो है कि अब डिविडेंड पर, अगर जो भी आपको डिविडेंड मिलता है उस डिविडेंड पर 10% का टैक्स कटता है। लेकिन वो टैक्स, माफ करिए, TDS कटता है। वो TDS तभी कटेगा जब आपका डिविडेंड 5,000 रुपये से कम का हो। अगर 5,000 रुपये से ज़्यादा का डिविडेंड होगा तो उस पर TDS काटा जाएगा। लेकिन डिविडेंड आप जब कब मिलता है? जब आपने कोई शेयर खरीदा हो। यस सर। लेकिन शेयर खरीदने के लिए आपने कोई कर्ज लिया हो, लोन लिया हो, और उस पर आप ब्याज भर रहे हो, तो आप उस ब्याज का खर्चा है। हाँ, डिविडेंड की कमाई ब्याज का खर्चा है। तो डिविडेंड की कमाई के सामने ब्याज का खर्चा आप सेट ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, कितना? कमाई का 20%। सपोज आपने 1,000 रुपये डिविडेंड कमाए, राइट, तो 200 रुपये तक का ब्याज का खर्चा। अब आप बोलो मैं तो 1,000 रुपये का डिविडेंड कमाया, मैंने तो जो लिया था ब्याज पूरे शेयर खरीदने के लिए लिया था, और 2,000 रुपये का मैंने भर दिया ब्याज, वो नहीं, मैक्सिमम 200 रुपये तक का मिलेगा, 20% तक का। तो ये डिविडेंड की कमाई है, 20% तक का खर्चा अगर एक्चुअली आपने ब्याज भरा है, तो चाहे वो आपने कोई लोन लिया हो किसी से, किसी सिर्फ उसी लोन का जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया। हाँ, वही वाला। हाँ, ऐसा काफी सारे लोग सोचेंगे कि भाई साहब हाउसिंग लोन के अच्छा सवाल है, वेरी नाइस। हाँ, सिर्फ अगर आपने वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई लोन लिया और उस पर ब्याज दिया हो तो 20% तक, उसका 20% का। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर, चलिए। और TDS भी कटता है आपका 10। TDS अगर 5,000 रुपये से ज़्यादा आपको डिविडेंड मिला तो। ठीक है सर। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स
शेयर खरीदा जी, 1 साल के भीतर भीतर आप बेचते हैं, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। ओके। अगर पैसा बना तो कितना टैक्स लगेगा? फ्लैट 15%, ओके, एकदम, मतलब कोई रेट वेट नहीं, एकदम 15% लगेगा। इसमें एसटीटी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। देखो क्यों नहीं मिलेगा? हाँ। क्योंकि एसटीटी आप पे करते हैं, यानी कि वो एक सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स है। Yes, टैक्स है, Yes, टैक्स क्यों दे रहे हैं? ताकि आपको रेट कम मिले। राइट, नहीं तो अगर समझो मेरी हाईएस्ट टैक्स स्लैब है और मुझे गेन हो रहा है तो मुझे हाईएस्ट देना है, Correct. लेकिन यहाँ 15% ही ले रही है सरकार, राइट, इसलिए आपको एसटीटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरे खर्चे जरूर कम होंगे, जैसे आपने ब्रोकरेज दी, स्टैम्प ड्यूटी दी, ट्रांजैक्शन चार्जेस, सेबी के चार्जेस, जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट में लग के आते हैं, वो आप खर्चों में से कम कर लो, ओके, और उसके बाद जो गेन्स आए 15% भर लो। ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल है। 15% 1 साल के भीतर बेच रहे, 15% का टैक्स, सिंपल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गॉट इट सर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स? लॉन्ग टर्म में सिंपल है, 1 साल से ज़्यादा आप रखेंगे शेयर को तो ही लॉन्ग टर्म होगा, चाहे शेयर हो चाहे म्यूचुअल फंड हो, इक्विटी म्यूचुअल फंड। 1 साल से ज़्यादा अगर आपने रखा तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आपने साल भर में सारे शेयरों में जितना भी आपका पोर्टफोलियो है, म्यूचुअल फंड्स का है, शेयर्स का है, सब मिला के 1 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनाया जी, तो उस पर कोई टैक्स नहीं, अच्छा, 0। ओके, हाँ, लेकिन 1 लाख से ज्यादा बनाया है तो 10% टैक्स लगेगा। ओके, ये 1 लाख तक का जो 1 कैपिटल लाख तक का मतलब क्या है कि पहले तो लॉन्ग टर्म पे जीरो ही लगता था, जब एसटीटी शुरू हुआ ना Right, sir, तो लॉन्ग तब टर्म तो जीरो नहीं कर था। रखा था। बिल्कुल। तो सरकार को लगा ले लो ले लो ले लो, तो उन्होंने कर दी, दर बना दी। तो फिर अब क्या है, जिनके पास ज़्यादा पैसा वो तो कुछ बोल नहीं सकते, जी, जिनको छोटा मुनाफा मिल रहा है, छोटा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी कि साल भर में लाख रुपए तक का जो बना रहे हैं, राइट, उनके लिए फिर कर दिया कि चलो इनको लाख रुपए तक का छूट कर दो। लाख से ज़्यादा, अगर 1 लाख से ज़्यादा आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनाया है तो 10% का आपको मिलेगा। यहाँ भी सेम फॉर्मूला है, एसटीटी का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। benefit नहीं। आप ये नहीं कह सकते मैंने एसटीटी भर दिया तो ये मेरा टैक्स भरा हुआ है, वो इस वाले टैक्स में से कम कर दो ना, न तो ये टैक्स माना जाएगा ना खर्चा माना जाएगा, कुछ नहीं, हटाओ, ओके, बिल्कुल कुछ वहाँ पे नहीं। नहीं। हाँ, लेकिन बाकी खर्चे जैसे कि ब्रोकरेज, ट्रांजैक्शन चार्ज, सेबी के चार्ज, स्टैम्प चार्जेस वगैरह, ये सब आपके लिए उसमें से कम हो जाएंगे। और सेक्शन वो चैप्टर 6 है, जिनमें सेक्शन 80 वाली जो आती है ना, ATC वगैरह के, इनके बेनिफिट्स आप लेते हैं ना, इन्वेस्टमेंट करके, कोई लाइफ इंश्योरेंस ले लिया, कोई PF में डाल दिया, ये सब बेनिफिट इसमें नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि रेट आपकी 10% ही लग रही है। Right. जहाँ पे भी एक बेसिक फॉर्मूला समझ लीजिए, जहाँ भी गवर्नमेंट आपको सब्सिडाइज रेट लगा रही है टैक्स की, वहाँ पे बाकी बेनिफिट हटा लेती है। करेक्ट, हटाओ, सही बात है। तो इसलिए इसमें सेक्शन 80C के बेनिफिट इसमें नहीं मिलेंगे, न शॉर्ट टर्म में मिलेंगे, न लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में मिलेंगे, ये ध्यान में रखिए। अच्छा, इंट्राडे ट्रेड्स पर कैसे टैक्स लगता है सर? जो इंट्राडे ट्रेड है ना दीप, इसको है ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मानता है कि ये बिजनेस इनकम है, ओके, और वो भी क्या कुछ अलग ही तरह की बिजनेस इनकम है। ऐसी बिजनेस इनकम जिसमें आपका कोई बिजनेस है नहीं, हाँ, ठीक है ना, तो इसको उन्होंने नाम दिया स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम, ओके, सट्टे वाली कमाई। अब सट्टे वाली कमाई जितनी जितनी जहाँ होती है वहाँ पे इनकम टैक्स जनरली ज़्यादा ब्याज दर, ज़्यादा टैक्स दर लगाता है। तो अब इसका क्या सिस्टम किया है कि आपको इसको बिजनेस इनकम तो मानना है, लेकिन एक अलग हेड दे दिया ITR में, इनकम टैक्स रिटर्न में, जिसको डिस्टिंक्ट बिजनेस इनकम बोला जाता है। ओके, तो उसमें आप दिखाएंगे अगर आपके इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉस हुए, जो कि ज़्यादातर लोगों को होते हैं, तो 4 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। 8 नहीं 4। अच्छा, यहाँ पर 4 है। 4, और इनको सेट ऑफ आप इन्हीं के सामने कर पाएंगे। ओके, अगर आपने आगे चलते हुए इंट्राडे में कोई कमाई की तो इंट्राडे की कमाई को ही इंट्राडे लॉस के सामने सेट ऑफ कर सकते हो, इसके अलावा नहीं। और इसका जो टैक्स लगेगा आपकी पर्सनल स्लैब है, उस हिसाब से लगेगा, हाईएस्ट स्लैब जो आपकी है वो लगेगा। सो इसलिए सेट ऑफ में 2 चीज़ें ध्यान रखनी, 4 ही साल तक होगा, और इंट्राडे इनकम का लॉस जो है वो इंट्राडे इनकम के सामने ही सेट ऑफ होगा। तो अगर पुराने साल का आपका कोई इंट्राडे लॉस पड़ा हुआ है 3-4 साल का, ठीक है, इस साल मार्केट अच्छा है, मोटे पैसे बनाए आपने इंट्राडे में भी, कर लो सेट ऑफ, हो सकता है। हाँ, ओके, हो सकता नहीं, हो गई होगा, हाँ, कर सकते हैं, 100%। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जहाँ पर काफ़ी इंटरेस्ट, वॉल्यूम और एक्शन बना हुआ है, वायदा कारोबार, F&O ट्रेड्स पर कैसे टैक्स देना है? देखो, F&O ट्रेड में दीप 2 तरह की कमाई है, एक तो फ्यूचर्स की और एक ऑप्शंस की है, ठीक है। चाहे फ्यूचर हो चाहे ऑप्शन हो, दोनों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बिजनेस इनकम मान के चलता है। ओके, ठीक है, उनका सिंपल फॉर्मूला क्या है कि ये बिजनेस इनकम है, ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हैं, मतलब ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट फुल टाइम आपका बिजनेस एक तरह से, इन्वेस्टमेंट नहीं, सॉरी, ट्रेडिंग आपका फुल टाइम। और F&O में आपका सौदा है तो डिलीवरी तो लेते देते नहीं है, आपके डीमेट अकाउंट में तो शेयर आ नहीं रहा, जा नहीं रहा,
सो इसको उन्होंने क्लियर कट माना है कि इसको मान लीजिएगा बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम, अच्छा। अब आप समझो कोई और बिजनेस करते हैं, हाँ। तो समझो आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें आपने सेल्स की, वो आपकी इनकम हुई, लेकिन उस प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट जो आई है वो आप कम भी तो करते हैं। तो कुछ खर्चे ऐसे हैं जो आप कम करते हैं। सो इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब वायदा कारोबार के सारी कमाई को बिजनेस इनकम माना जाता है, चाहे वो ऑप्शंस में की हो, फ्यूचर्स में की, तो उसके सामने जो खर्चे आपके हुए हैं उसका आपको बिजनेस खर्चों के तौर पर डिडक्शन मिलेगा। ओके। कैसे? एसटीटी आप पे करते हैं, राइट। मैंने कैपिटल गेन्स के टाइम क्या कहा, एसटीटी का कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन यहाँ एसटीटी का बेनिफिट मिलेगा। गॉट इट। आप एसटीटी को अपनी बिजनेस इनकम में से कम कर लीजिए, ठीक है, यानी कि फ्यूचर्स ऑप्शंस की कमाई में से। टर्नओवर चार्जेस आपने दिए होंगे, ब्रोकरेज चार्जेस आपने दिए होंगे, स्टैम्प ड्यूटी आप चार्जेस आपने दिए, तो जितने भी आपने चार्जेस भरे हैं सामने, उतने सारे के सारे आपको बिजनेस इनकम के सामने सेट ऑफ मिल जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। गॉट इट। ये सारे उसमें एडजस्ट हो जाएंगे, आराम से एडजस्ट होंगे, और वो करने भी चाहिए, क्योंकि आमतौर पर नहीं लोग ये बड़ी गलती करते हैं। उनको लगता है कि चलो ठीक है, स्टॉक मार्केट से जो, अच्छा इसमें अगर आपने समझो पैसा उधार लेके इन्वेस्ट किया है ना, और वो इन्वेस्ट करके समझो आपने मार्जिन के लिए आप पैसा कहीं से उधार लाया और उस पर ब्याज भरा है, तो वो भी खर्चा माना जाएगा। अच्छा, वो इनकम जनरेट करने के लिए आपने जो जो खर्चे किए, उस खर्चे का आपको बिजनेस खर्चा मान के आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। क्या कुछ और है इस जरा बिजनेस इनकम वाली बात? हाँ, कहाँ बेनिफिट मिलता है? हाँ, इसमें देखिए पहली चीज़ तो देखो एसटीटी पेमेंट को खर्चा माना जाएगा। एसटीटी पेमेंट को लेकर पहले बड़े इशू होते थे जी। कुछ लोग कहते थे एसटीटी का नाम ही जब टैक्स है तो मैं टैक्स से कम करूँगा। हाँ, समझो आपकी बिजनेस इनकम हुई वायदा कारोबार से 100 रुपये, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपके खर्चे हुए 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, जो भी, ठीक है, 5 रुपये आपने खर्चे किए, तो आपकी इनकम होगी 95 रुपये, राइट, ठीक है। तो 95 रुपये पर आपका जो भी टैक्स आया, क्योंकि टैक्स कैसे लगेगा, आपकी पर्सनल स्लैब से लगेगा, पर्सनल स्लैब आपके हाईएस्ट है। तो पहले क्या ट्रेडर ये मांग कहते थे कि भाई कि हम जो एसटीटी भर दिया वो भी तो टैक्स है, तो टैक्स में से टैक्स घटना चाहिए, टैक्स को खर्चा क्यों मान रहे हो? लेकिन बाद में रूलिंग्स आ गए, सब क्लैरिटी होगी, तो वो उसको टैक्स नहीं मान के खर्चा ही मानना पड़ेगा। तो पहली चीज तो एसटीटी का जो पेमेंट है उसको टैक्स मत मानिए, खर्चा मानिए और इनकम में से घटाइए। ये टैक्स में से घटाने को मिल जाए तो मजा आ जाए, बहुत अच्छा ऑफसेट हो जाएगा सर, आपको बड़ा फायदा होगा, लेकिन इसको खर्चा माना जाएगा। दूसरा, बाकी जो भी खर्चे वो आपके कम हो ही जाएंगे, जैसे कि ब्रोकरेज हो गया, ट्रांजैक्शन चार्जेस हो गया, सेबी और स्टैम्प चार्जेस हो गया, ये सारे आपके कम हो जाएंगे, ठीक है। फिर मैं वही कर रहा हूँ, अगर आपने सामने ब्याज दिया है तो ब्याज को भी आप डिडक्शन के तौर पर लो। यहाँ एक बदलाव है, जो कैपिटल गेन्स के टैक्स में हमने कहा कि चैप्टर 6A के बेनिफिट नहीं मिलते, यानी सेक्शन 80 वाली जो सीरीज है उसमें अलग अलग बेनिफिट जो आपको मिलते हैं वो वहाँ मिलते नहीं, यहाँ मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पूरे स्लेब, आपके हाईएस्ट स्लेब से आप टैक्स भर रहे हो, तो बेसिक आपको समझ में आ गई, तो हर साल आपको याद नहीं करना पड़ेगा। जहाँ पे आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कम टैक्स देना है स्टैंडर्ड रेट से, वहाँ आपके बेनिफिट्स कुछ नहीं मिलेंगे। ओके। और जहाँ पे आपको टैक्स अपनी हाईएस्ट स्लेब से दे रहे हो, जो आपकी बनती है, वहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको सारे खर्चे क्लेम करने की भी छूट देता है, और आप इन्वेस्टमेंट करते हो। अब जैसे आपने बिजनेस इनकम जो भी कर ली, सामने आपको इन्वेस्टमेंट करने, आप इन्वेस्टमेंट करिए, सेक्शन 80C वगैरह में, इनमें आपको सब बेनिफिट मिल जाएंगे, ये सारा का सारा हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आगे बढ़ना है आपको। गॉट इट सर। ओके, म्यूचुअल फंड्स पर आते हैं सर। म्यूचुअल फंड, ठीक है। देखो म्यूचुअल फंड में पहले मैं इक्विटी की बात कर ली। यस सर। इक्विटी में तो सिंपल है, जो फॉर्मूला आपका नॉर्मल शेयरों के लिए, वही सेम इक्विटी म्यूचुअल फंड, कोई बदलाव नहीं। तो अगर आपने शेयर खरीदा हो या इक्विटी म्यूचुअल फंड की स्कीम खरीदी हो, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए सेम है। 1 साल रखा आपने, शॉर्ट टर्म होगा, 1 साल से ज़्यादा रखा, लॉन्ग टर्म होगा। 1 साल से पहले आप म्यूचुअल फंड की स्कीम बेच देते हैं, 15% टैक्स देना पड़ेगा। 1 साल के बाद बेचते हैं तो वही आपका 10% लॉन्ग टर्म हो जाएगा। सो इक्विटी के लिहाज से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी डिफ्रेंशिएट नहीं करता कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया। तो सिंपल, ये तो बहुत क्लियर कट है कि इक्विटी या इक्विटी म्यूचुअल फंड, दोनों में से आप किसी में भी पैसा लगाएं, आपका सेम फॉर्मूला लागू होगा। ठीक है, वहां पर कोई नहीं है। करेक्ट। डेट में अब थोड़ा सा, आई थिंक डेट में कुछ 1-2 ऊपर नीचे वाले चेंजेस होते हैं, इक्विटी के मुकाबले थोड़े अलग होता है। क्या कुछ होता है डेट में चेंजेस होता है? इस बार थोड़ा डेट समझना जरूरी भी, मैं आपको पहले थोड़ा बैकग्राउंड के साथ समझाऊंगा। डेट म्यूचुअल फंड की टैक्सेशन को आप 2 पार्ट में बांटिए। ओके। एक, ये इस साल की जो 31 मार्च 2023 को खत्म हो गया, जिसकी हम टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस पे अलग है, और
पहली अप्रैल से थोड़ा तरीका बदल गया। FY23 के लिए अलग है। हाँ, तो अभी हम FY23 का हम कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2023 जो 31 मार्च को खत्म हो गया, पहले उसको हम फायदा। ठीक है सर। अगर आपने इन्वेस्टमेंट 31 मार्च 2023 तक किया है तो आपको कैपिटल गेन्स का फायदा मिलेगा डेट म्यूचुअल में। ओके, ठीक है, मतलब अगर आपने कभी भी किया और वो आप कभी भी बेचे, आज बेचे, बाद में बेचे, 2 साल 3 साल 5 साल बाद बेचे, तो उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा डेट म्यूचुअल फंड में। और लेकिन अगर 1 अप्रैल से अब आप डेट म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं तो आपको कैपिटल गेन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अच्छा। और आपकी जो पर्सनल टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से आपको टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब डेट म्यूचुअल फंड क्या है? ऐसे म्यूचुअल फंड जिनमें इक्विटी का पोर्शन 35% से कम है वो डेट मट फंड माने जाए। हाँ, राइट सर। अगर मिनिमम 35% आपके पास इक्विटी है किसी स्कीम में तो उसको डेट फंड नहीं मानते। जो इक्विटी फंड है उसके लिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए अलग आपको बेनिफिट है, 10% 15% की स्लैब है। लेकिन अगर एक चीज और है, अब इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको उसमें नहीं मिलेगा शॉर्ट टर्म में आते ही। वो एक डिफरेंस हुआ है। डेट म्यूचुअल फंड में जो दर लगेगी अब जो है नए रूल्स के मुताबिक आपकी जो पर्सनल स्लैब है उसके हिसाब से लगेगी, वो ध्यान में रखिए। और साथ ही साथ आपको अब इंडेक्सेशन बेनिफिट्स भी चले गए। इंडेक्सेशन बेनिफिट्स खाली वो इन्फ्लेशन के उससे अब निकल गए, बिल्कुल अब नहीं मिलेंगे इंडेक्सेशन बेनिफिट। सो डेट म्यूचुअल फंड में अब अगर आपने 1 अप्रैल के बाद इन्वेस्टमेंट किया जो अगले साल के लिए आएगा, लेकिन वहां तक आपको वो अगले साल बात करेंगे, वो अगले साल, बट इस साल के लिए सारे बेनिफिट हैं, इस साल के लिए बेनिफिट। ठीक है सर। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ पर आते हैं, क्रिप्टो। वैसे तो सरकार डिस्करेज करती है, आपने भी कहा है कि नहीं है, बट फिर भी कई लोग हैं क्रिप्टो में पैसा डालते हैं। ना बहुत है, काफ़ी लोगों ने किया है। बिल्कुल है। क्या करना है उन्हें फिर? देखो, क्रिप्टो में बहुत क्लैरिटी है और क्रिप्टो में ज़्यादा कोई रिस्क और मुश्किल वाला काम है भी नहीं टैक्सेशन को लेकर। फ्लैट 30% स्ट्रेट अवे। अच्छा, जो भी आपने कमाया एक दिन, आज लिया आज बेच दो, कल बेचो, 1 साल बाद बेचो, हफ्ते भर बाद बेचो, जो भी बेचो, 30% आपका फ्लैट टैक्स लगेगा इसमें। अच्छा। हाँ, लेकिन कुछ और नियम है जो आपको समझ होंगे। अगर समझे नुकसान किया तो, है ना, नुकसान किया तो आपका क्रिप्टो करेंसी का नुकसान किसी और एसेट क्लास के सामने सेट ऑफ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरी सैलरी इनकम है या मेरी स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में मुझे कोई गेन हुए हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, या मेरी कोई बिजनेस इनकम है, क्रिप्टो का लॉस किसी और कमाई के सामने आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। क्रिप्टो का लॉस अगर सेट ऑफ होगा तो किसी दूसरी क्रिप्टो करेंसी में आपने मुनाफा किया तो ही होगा, बाकी नहीं होगा। तो क्रिप्टो में एक ही समस्या है कि आपका लॉस जो है वो सेट ऑफ करने की आपको फैसिलिटी नहीं है। हाँ, ये समझ लीजिए, ये बड़ी दिक्कत है। हाँ, एक समझो आपने बिटकॉइन में किया और कोई दूसरी करेंसी है तो वहाँ आप कर सकते हो, लेकिन अदरवाइज आपके पास नहीं, ऑप्शन नहीं। ओके, गॉट इट सर। चलिए, क्रिप्टो में अलग तरीका का टैक्स है, ध्यान रखिएगा, और हाईएस्ट उसमें लगता है। आखिरी 2-3 चीज़ें अनिल जी बात करनी है। कौन सा ITR फाइल करना है, इस पर भी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो अगर मैं F&O ट्रेडर हूँ तो फिर मुझे कौन सा ITR फाइल करना है? वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए तो फिर आपकी कमाई होगी बिजनेस इनकम। यस, तो बिजनेस इनकम के हिसाब से आपको इनकम टैक्स रिटर्न नंबर 3 फाइल करना है। अच्छा। हाँ, अगर आप कैपिटल गेन्स का कोई बेनिफिट ले रहे हैं, कोई शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया, तो आपको भरना है इनकम टैक्स रिटर्न 2। ओके। बाकी आपकी अगर नॉर्मल इन्वेस्टमेंट के तौर पर है तो आप जिस कैटेगरी में, आप बिजनेस वाली कैटेगरी में आते हैं या सैलरी वाली कैटेगरी में आते हैं तो उस हिसाब से रिटर्न भर सकते हैं। लेकिन स्पेशली वायदा कारोबार के ट्रेडर्स को ITR 3 भरना है और कैपिटल गेन अगर आपने कमाया तो ITR 2 भरना है। ये ध्यान में रखिए। तो कोई ब्रॉड चीज़ जो फिर ध्यान रखें, क्योंकि काफ़ी सारे जो आप बात भी कर रहे हैं, पिछले 3 साल में नए इन्वेस्टर्स आए हैं, नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स बढ़े हैं, मार्केट में काफ़ी लोगों ने अपने कैपिटल गेन्स भी भरे होंगे। कुछ बेसिक चीज़ें जो फिर ध्यान में रखनी हो सर इस टैक्स सीजन में जाते हुए? हाँ, इसमें एक चीज़ जरूर है कि जनरली है ना, इनकम टैक्स में जो आपको दिक्कतें आती है वो दिक्कतें ये आती है कि कौन सी इनकम को आप बिजनेस इनकम माने और कौन सी इनकम को आप कैपिटल गेन माने। करेक्ट? तो इसमें आपके लिए बड़ी समस्या होती है। तो उसके लिए आपको एक काम करना चाहिए, आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट अलग रखें। हाँ, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट अलग रखें। राइट। ताकि है ना, आप ये कह सकते हैं ताकि दोनों इनकम आपकी मिक्स ना हो। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं, इनकम हो रही है, उसको अलग से बिजनेस इनकम मान लें, डिस्टिंक्ट बिजनेस इनकम मान लें। इंट्राडे ट्रेड किए अगर हैं कुछ है तो उसकी अलग अलग आपको लगे। और अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो अलग टैक्सेशन होगा, और अगर आप इन्वेस्टमेंट इनकम है
तो आप कैपिटल गेंस वगैरह के सारे बेनिफिट ले पाएंगे। ये आपके लिए बड़ा फ़ायदा है, ये होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, ये टैक्स की पाठशाला के लिए और सारा प्रोसेस सिंप्लीफाई करने के लिए कि कहाँ पर टैक्स लगता है अगर आप मार्केट से कुछ इनकम कमा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी जी बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए।